हेलो एवरीवन, ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 12 और इसमें डिमोनिक बीस्ट माउंटेन र्यून्स ओपन होने वाले हैं। फिर हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे नए कैरेक्टर्स। ये स्टोरी और पेस पकड़ने लगी है, सो अब आप एपिसोड्स को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। अगर चाहते हो कि आगे की स्टोरी लगातार आपके पास पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना। चलो फटाफट से कर लेते हैं पिछले एपिसोड का छोटा सा रिकैप। बेसिकली पिछले एपिसोड में यूरो के फादर जियान को मैजिकल रिमेन्स के बारे में बताते हैं। ये जगह प्रोफाउंड स्पिरिट कॉन्टिनेंट के डिमोनिक बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर होती है। जियान यूरो के समय को बर्बाद न करते हुए इस मैजिकल बीस्ट रिमेन्स के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें अलग अलग सिटीज के और भी कई जीनियसेस दिखाए गए थे जिनकी डेस्टिनेशन भी यही होती है। फिर जियान पहुंच जाता है डिमोनिक बीस्ट माउंटेन रेंज के आउटर एरिया पे। अभी लिटरली भी एक छोटे से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है क्योंकि जियान ने उसके लिए रिफाइन करी थी एक 60 ईयर की पेल। बात बस ऐसी थी कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद लिटरली की भूख बढ़ गई थी। उससे फायर एफिनिटी की मेडिसिन हर्ब्स काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। इस वजह से माउंटेन रेंज में एंटर करने से पहले जियान लिटरली के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए डिमोनिक बीस्ट माउंटेन्स की सप्लाई एरिया की तरफ जाता है। जब जियान मेड का वेट कर रहा था जो उसका सामान ला रही है, जियान की मुलाकात होती है एक हरे बालों वाली बच्ची से। अब इस बच्चे की आंखें लगातार जियान के हाथों में लिटरली को घूर रही होती हैं और उसके मुंह से सलाइवा टपक रहा था। वो जियान के पास आके बोलती है, बिग ब्रदर आप मुझे इस मैजिकल बीस्ट को सेल कर दो, इसके बदले में आपको 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दूंगी। जब जियान ऐसे ऑफर को सुनता है उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन आ जाता है क्योंकि अभी के जियान के लिए 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स काफी बड़ा अमाउंट है। खैर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लिटरली को सेल करना इसके बारे में तो जियान सोच भी नहीं सकता। जियान को उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए देख वो लड़की दांती मीस के एक इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल को भी ऑफर करती है। तब भी जियान लिटरली को सेल करने के लिए राजी नहीं होता। हमें आगे मालूम पड़ा था कि इस लड़की के पास मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन के बारे में पता लगाने की एबिलिटी है। कई बार रिजेक्शन का सामना करने की वजह से वो ग्रीन हेयर गर्ल अपने पैरों को पटकने लगती है। उसके कपड़ों में से एक नीले रंग की चिड़िया बाहर आई थी। ये उसका सबसे पावरफुल बीस्ट होता है और उसका नाम होता है शाओहान। ये नीले रंग की चिड़िया फीनिक्स की ब्लड लाइन रखती है, लेकिन जब लिटरली एक दहाड़ मारता है तो चिड़िया को अपने पंख सकोड़ के पीछे जाना पड़ा था। इस सीन ने उस लड़की को शॉक कर दिया था क्योंकि आज से पहले शाओहान को कोई डरा नहीं पाया है। जब वो बच्ची समझ जाती है कि जियान के सामने उसकी टैक्टिक्स काम नहीं करने वाली, वो फाइनली जिद पे अड़ के बोलती है, अगर तुम मुझे इस बीस्ट को सेल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लगातार फॉलो करूंगी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस एपिसोड की। जब जियान देखता है कि लड़की लगातार उसे फॉलो कर रही है, वो यूआरयू को पकड़ के कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने लगता है। फाइनली जियान ने उस लड़की को पीछे छोड़ दिया था। जब वो हरे बालों वाली लड़की रियलाइज करती है कि वो जियान के फिगर को खो चुकी है, वो अपने पैरों को पटक के गुस्से की आवाज में बोलती है, आखिर वो दोनों कहाँ पे गए। वो छोटा सा बीस्ट सच में बहुत पावरफुल था। जैसा कि यूरो ने बोला था, ये डिमोनिक बीस्ट माउंटेन सच में बहुत ही मेजेस्टिक होते हैं। इतने सालों में जियान ने इतनी शानदार पहाड़ों की श्रृंखला नहीं देखी है। इन पहाड़ों की ऊपरी चोटी को एक मोटी सी बादलों की लेयर ने सराउंड करके रखा होता है। वैसे फॉग तो नीचे भी फैला हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे दूर की चीजें साफ तौर पर मालूम नहीं पड़ती। और तो और इस क्लाउडी मिस्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली वास्ट एनर्जी होती है। ऐसी भयानक सी ऊर्जा के सामने जियान भी अपने शरीर को ठंडा पाता है। अब वो समझ गया था कि आखिर लोग यहाँ पे ऊंचाई पे क्यों नहीं उड़ते, क्योंकि ऊपर उड़ना बस मौत को बुलावा देना है। लेकिन कोइंसिडेंट की बात ये थी कि अभी जियान आसमान में काफी ऊपर खड़ा हुआ था। वो बाहर से इस माउंटेन रेंज की डेंस एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है। जब उसकी आंखें नीचे माउंटेन रेंज की एंट्रेंस की तरफ देखती है जो कि एकदम अंधकार से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जियान के गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि एंट्रेंस के पास ये अंधेरा नहीं होता बल्कि अनगिनत लोगों के काले सर होते हैं। हालांकि जियान को पता होता है कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तब भी उसने सोचा नहीं होता कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। इस तरीके से जियान जिस चीज को हासिल करने के लिए यहाँ पे आया है, जियान को उसे पाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एक हेल्पलेस स्माइल के साथ जियान यूरो और लिटरली को अपने कंधे पे रख के एक खाली सी जगह पे नीचे आ जाता है। कुछ ही फ्लैशेस में जियान की टोली इस माउंटेन रेंज के बाहर खड़े एक बड़े से पेड़ की टहनी पे अपेयर होती है। जब अपनी नजरों को घुमाता है वो पाता है कि आसपास के पेड़ों की मोटी मोटी टहनियों पे लोग आराम से बैठ के ट्रेन कर रहे हैं। इस आइसेंस माउंटेन रेंज को वो बादल और कोहरा पूरी साल ढक के रखता है और यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं। इस वजह से माउंटेन रेंज के अंदर एंटर करने के बस 3 ही सुरक्षित जगह है। इस समय जियान जिसके सामने मौजूद होता है वो उन 3 एंट्रेंस पॉइंट में से एक होती है। ऑफ कोर्स अभी इस एंट्रेंस को बहुत सारे लोगों ने ब्लॉक कर लिया है। जब जाने से ह्यूज सीन को देख के साई कर रहा होता है, अचानक से दूर के आसमान में से एक क्रेन की आवाज सुनाई देती है। ऑफ कोर्स क्रेन वही पक्षी होता है जिसे हिंदी में सारस बोलते हैं। इस क्रेन की चर्पिंग साउंड ने सभी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और उनकी तरह जियान ने भी अपनी गर्दन घुमाई थी। उसे थोड़ी सी दूरी पे एक कलरफुल क्रेन दिखाई देती है। इसका आकार काफी ज्यादा बड़ा था। ये अपने विशालकाय पंखों को फड़फड़ा के एशिएंट स्नो माउंटेन्स के एक एंट्री पॉइंट की तरफ जा रही होती है। जब सूर्य की कुछ किरणें जो कि बादलों के लेयर को चीर के उस क्रेन के विंग्स को जाके टच करती है, हम इन सनरेज को चारों तरफ रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं। ये सीन सच में चकाचौंध करने वाला था। एंट्रेंस के पास उस एनर्जी स्टॉर्म को देख के जियान कहता है क्या एंट्रेंस की सील कमजोर हो गई, लेकिन लगता है जियान की बस एमआई
डेस्टिनेशन थी। सबकी तरह जियान भी वेट करता रहता है। ये इंतजार करीब 3 दिन तक चलता है। तीसरे दिन की बात है जब जियान अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्टीवेशन रियल्म को स्टेबलाइज कर रहा था, अचानक से इस दुनिया की एनर्जी टर्बुलेंट हो जाती है। जिस मोमेंट में एनर्जी फ्लक्चुएशंस अपीयर हुई थी, टहनी के ऊपर बैठा हुआ जियान, जिसने पिछले 3 दिन से अपनी आंखें नहीं खोली है, वो अचानक से उन्हें ओपन कर लेता है। इनमें एक अजीब सी लाइट फ्लैश हो रही थी। वो कहता है तो फाइनली समय आ गया। ये मिस्टी फॉग से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ जो कि हमेशा शांत रहा करते थे, ऐसा लगता है वो जाग गए हो। इस माउंटेन रेंज में लगातार रंबलिंग साउंड सुनाई देती है और इस तेज आवाज के साथ आती है एक ओवरवेलमिंग एनर्जी। देखते देखते चारों तरफ फैली हुई डेंस एनर्जी और भी डेंस होती जाती है। अंत में जाके तो समंदर की लहरों की तरह दिखाई देने लगी थी। ऐसे अजीब से सीन को लोग एकदम एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। ये नेचर सच में अलग अलग वंडर से भरा हुआ है। ये चारों तरफ से फैल रही एनर्जी टाइड कुछ समय तक नीचे कोहरा मचाने के बाद एक्चुअली में ऊपर की तरफ जाने लगती है। वो लोग जो कि अभी तक आसमान में मौजूद होते हैं, डर के मारे इन सभी को नीचे आना पड़ा था, क्योंकि अगर वो इस टेरिफाइंग एनर्जी टाइड की चपेटे में आ गए तो फिर चाहे उनके पास भले ही 2D लेवल की पावर हो, उनका सीरियसली इंजर्ड होना पक्का हो जाएगा। ये ह्यूज एनर्जी टाइड कई रंगों में बदल जाती है। सूर्य की रोशनी के नीचे ये रंग बिरंगी नदी की तरह लग रही थी, लेकिन सभी को पता होता है कि इस एक्सट्रीमली गॉर्जियस नेचुरल फिनोमेना के भीतर एक डेडली क्राइसिस छिपा हुआ है। इस माउंटेन रेंज से बड़ी बड़ी एनर्जी के रंग बिरंगी वेव चारों तरफ फैल रही होती हैं। तुरंत ही माउंटेन रेंज में मौजूद सभी लोग सेंस करते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ की एनर्जी एकदम वायलेंट हो गई है। ऐसा लगता है जैसे ये आइस एंड स्नो माउंटेन्स हेवन और अर्थ की एनर्जी के लिए एक चुंबक का काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी। ऐसे स्पेक्टेकुलर सीन को देख के जियान भी अपनी आंखों से एस्टोनिशमेंट को छिपा नहीं पाता। जब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मॉर्टल लेवल तक पहुंची थी, उसका परसेप्शन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। वो क्लियरली सेंस कर पाता है कि इस कलरफुल टाइड का लेवल काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका है। जियान ऐसे नजारे की तारीफ करते हुए बोलता है, सच में ऐसा मार्वलस सीन 2D कॉन्टिनेंट जैसे अपर प्लेन में देखा जा सकता है। आखिर और जगहों पे देखने के लिए कैसे मिलेगा। उसके चेहरे पे समय एक स्माइल आ गई होती है। जियान खड़े होकर अपने सिर को घुमाता है आइस एंड स्नो माउंटेन्स की तरफ। अभी इस माउंटेन रेंज की एनर्जी वहां तक पहुंच चुकी होती है कि यहाँ पे ट्रेनिंग करने का 2 गुना फायदा होगा। उसे फाइनली समझ में आता है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे आकर्षित क्यों हुए हैं, क्योंकि भले ही वो उन ट्रेजर्स को हासिल ना कर पाए, इस जगह पे सिर्फ ट्रेन करना ही उनके लिए वर्थवाइल होगा। इन पहाड़ों से अपनी नजरों को शिफ्ट करके वो फोकस करता है उस जगह पे जहाँ पे अंदर जाने की जगह मौजूद होती है। एंट्रेंस पॉइंट पे अनेक लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था। जगह चाहे कोई भी हो, लेकिन पहले मूव करने वाले को ज्यादा फायदा होता है। कोई भी नहीं चाहता था कि उसके हाथ से मौका चला जाए। नीचे लोगों के समंदर को देख के फाइनली जियान की आंखें भी फायरी हॉट हो जाती हैं। वो सेंस कर पा रहा था कि इस एक्सपर्ट के रिमेन्स के लिए कंपटीशन भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और ये चीज जियान को बहुत ही एक्साइट कर रही थी। वो भी देखना चाहता था कि शॉलिंग कॉन्टिनेंट की यंग जीनियसेस आखिर कैसे स्टैंडर्ड्स को रखते हैं और जियान उनमें कहां पे पहुंच पाएगा। वो जानना चाहता था कि इन सभी टॉप जीनियसेस और उसके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। खैर जब ये सभी विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, बूम की आवाज के साथ एक क्योटिक एनर्जी वे फैलती है। तुरंत ही वो सी ऑफ पीपल जो कि एंट्रेंस के पास इंतजार कर रहे होते हैं, इन्हें रोड करते हुए आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। जियान कहता है, यूरो इन रिमेन्स में तुम मेरे पास रहना, चलो हम भी एंट्रेंस के पास चलते हैं। जहाँ तक बात रही ट्रेजर्स की, तो उसके लिए हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन रिमेन्स की अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी टेम्पटेशन है, बट साथ में एक बहुत ही बड़ा खतरा भी है। जियान अपने प्लान्स को पहले से यूरो के साथ शेयर कर चुका था, इस वजह से यूरो नोट करके बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें अच्छे से फॉलो करूंगी। कुछ समय के लिए आइस एंड स्नो माउंटेन्स का भारी एरिया बहुत ही ज्यादा क्योटिक हो जाता है। सभी जानते थे कि अगर वो लेट हो जाते हैं तो हो सकता है कि मौका उनके हाथ से निकल जाए। इस वजह से सभी लोग पूरा जोर लगा के इस एंट्रेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सभी की इच्छा होती है कि स्वानलिंग रॉयल फैमिली इन्हें नोटिस करे। इस वजह से कोई भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता था। आइस एंड स्नो माउंटेन्स के अंदर टेम्परेचर थोड़ा और लो होता है। इस जगह के फॉग में वॉलेंट एनर्जी मिली होती है। हम एक अंधेरी जगह के बीच में से 2 फिगर्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जब सबसे आगे वाला फिगर लैंड करता है, हमें मालूम पड़ता है कि जियान है। हीरू आगे पॉइंट करके बोलती है, चलो हम इस तरफ चलते हैं। तुरंत ही शाओई और जियान का ध्यान उस तरफ चला गया था। अभी जियान की सबसे जरूरी बात होती है उस जगह पे जाना जहाँ पे यूरू का जाना जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट के रिमेन्स के ऊपर कंपटीशन तो चलता ही रहेगा। क्योंकि अभी तक जियान को मालूम नहीं पड़ा होता है कि यूरू का यहाँ पे आने का क्या लक्ष्य है। वो क्यूरियस आवाज में पूछता है, मिस यूरू आप इस जगह पे क्या ढूंढने के लिए आई हो। यूरू कुछ सोचने के बाद दांती मीस के बोलती है, मुझे क्रेसेंट मून ग्रीन फूड की आवश्यकता है। जियान भौं से गोड़ के बोलता है, क्रेसेंट मून ग्रीन फूड। जियान के चेहरे की कंफ्यूजन को देख के यूरू अपने लोअर लिप को दांतों से दबा लेती है। हालांकि उसके पिता ने उसे लगातार बोला था कि इस टॉपिक के बारे में बात न करी जाए, बट जियान ने भी उसके फादर को रेस्क्यू किया है। वो फाइनली जियान से चीजों को न छुपाती हुई बोलती है, इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मेरे फादर ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। उस जानकारी के हिसाब से इन रिमेन्स में सिर्फ उन सीनियर्स के द्वारा छोड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बल्कि यहाँ पे कई ट्रेजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें जो एम्पर लेवल का मैजिकल बीस्ट कोर चाहिए वो भी उनमें शामिल है। हमारी यू फैमिली में एंशिएंट टाइम से एक इनहेरिटेंस चली आ रही है, लेकिन अगर मैं इस इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहती हूँ तो मुझे इस क्रेसेंट मून ग्रीन फूड की जरूरत होगी। यूरू ने बोलना बंद ही किया था, तभी
स्टोरिंग से जिनलोंग की आवाज जियान के दिमाग तक पहुंचती है। जिनलोंग कहते हैं क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट ये सच में एक अच्छी चीज है। लड़के शायद तुझे पता नहीं है लेकिन इस दुनिया में बहुत ही स्पेशल वंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं और इस तरीके की मेडिसिन का इस्तेमाल करके किसी चीज की सील ब्रेक करना या फिर इनहेरिटेंस को हासिल करना होता है। हम इसे मेडिसिन इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ये क्रेसेंट ग्रीन फ्रूट मून की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। लगता है इस यूरो के पीछे का बैकग्राउंड भी सिंपल नहीं है, वरना ऐसे एंशिएंट इनहेरिटेंस को हासिल करने का उसे मौका नहीं मिलता। नक्शे में जो भी रास्ता बताया गया था जियान और यूरो उसे फॉलो करते जाते हैं। एक जगह पे आने के बाद नक्शा दिखाता है कि क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट यहाँ पे मौजूद होगा। जियान सामने के माउंटेन्स को देख के सेंस करता है कि इस जगह से फरोशियस भी साफ कर दिए गए हैं। वो जमीन पे बैठ के माउंटेन्स की तरफ देख के हंसने लगा था। वो कहते सच में दूधी कॉन्टिनेंट के यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट सच में स्टैंडर्ड्स को रखते हैं। जब वो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाता है न चाहते हुए भी उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि इस जगह का एनर्जी फॉग बहुत ही डेंस होता है और जिस तरीके का स्टैनवो माउंटेन का आकार है यहाँ पे उस क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। यूरू के चेहरे पे भी चिंता को देख के जियान उसे कंफर्ट करती हुए बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, चलो हाल फिलहाल हम इनका पीछा करते हैं। यूरू को पता होता है कि फालतू में ज्यादा सोचने का कुछ खास मतलब नहीं है। वो तुरंत ही अपने दिल को शांत करके जियान को फॉलो करने लगी थी। दोनों को एक मौके का इंतजार था। जब जियान और यूरू आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक ग्रेसफुल कलरफुल शेडो माउंटेन रेंज से नीचे आती है। इस लड़की ने तुरंत ही जियान की टोली को नोटिस कर लिया था। खैर भले जियान ने अपने पीछे मूवमेंट सेंस करी हो तब भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, बल्कि उसके आगे बढ़ने वाले कदम और भी तेज हो जाते हैं। जब वो रंग बिरंगे कपड़े पहने लड़की जियान को जल्दी से आगे जाती हुई देखती है उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। वो चिल्ला के बोलती यहीं पर रुक जाओ, लेकिन लगता है जियान ने इसकी आवाज सुन नहीं पाई। उसके कदम और भी तेज हो गए थे, लेकिन जस्ट जियान ने अपनी स्पीड को बढ़ाया ही था तभी स्विच की आवाज के साथ उससे पीछे से एक तेज हवा आती हुई सेंस होती है। जियान का चेहरा तुरंत ही कोल्ड हो गया था। वो तुरंत ही अपने स्टेप्स को साइड में लेता है। एक कलरफुल सेटिन, हाँ जिसे तुम रंग बिरंगा दुपट्टा बोल लो, वो जियान के पिछले हेड एरिया को पेनिट्रेट करते हुए सामने के पेड़ के 2 हिस्से कर देता है। हालांकि कलरफुल सेटिन एक कपड़े से बना हुआ था, लेकिन इसमें एक धातु जैसी चमक भी होती है। साफ तौर पर कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जब वो जियान के स्ट्रेंज फुटवर्क को देखती है जिसका इस्तेमाल करके जियान ने उसके अटैक को डॉज किया था, उस बंदी की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। चुटकी हो जाते ही एक और कलरफुल सेटिन उसके हाथों की स्लीव्स में से शूट हुआ था। ये हवा में किसी जहरीले सांप की तरह आगे बढ़ता है। हम इसे जियान के चारों तरफ घूमते हुए देखते हैं। जब ये लड़की लगातार जियान का रास्ता रोकने की कोशिश करती है, धीरे धीरे करके जियान को गुस्सा आने लगता है। अचानक से वो पीछे मुड़ा था। लाइटिंग स्पीड से उसका हाथ पकड़ता है उस सेटिन क्लॉथ को। जियान के शरीर से एक मिल्की व्हाइट फ्लेम रिलीज होती है। हम तुरंत ही जियान की हेवी फ्लेम को उस कपड़े से होते हुए उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इस फ्लेम की लाइन को आगे बढ़ते हुए देख वो कलरफुल स्कर्ट वाली लड़की अपनी आंखें नैरो करती है। जैसे उसने अपने हाथ को एक झटका दिया था, उसके हाथ से एक सिल्वरी ब्लू एनर्जी बाहर आई थी। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे बिजली और हवा के मिलने से बनी हो। ये सीधा जाके जियान की फ्लेम से टकरा जाती है। दोनों की कांटेक्ट में आने से एक बैंक की आवाज के साथ एक लो पिच एक्सप्लोजन होता है। क्योंकि दोनों ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया होता तो इस एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बट जो पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे एक आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस समय इस माउंटेन रेंज में बहुत सारे लोग एंटर कर चुके होते हैं। जब उन सभी को इस एरिया से एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है, ये सही फटाक से इस जगह पे पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ पे फाइट करने वाली एक्चुअली में मिस फंगी है तो ये सभी शॉक हो गए थे। इन सभी की सरप्राइज से भरी आंखें जाती दूसरी पार्टी की तरफ, क्योंकि कोई भी इंसान जो कि मिस फंगी से बराबरी में फाइट कर सकता है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होगा। भले ही दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा गई हो तब भी सरप्राइजिंगली वो कपड़ा फटता नहीं है। जानूस कलरफुल क्लॉथ वुमन को देख रहा होता है। वो कहता है विंड और थंडर के फ्यूजन की एट्रीब्यूट चाहिए। लगता है मिस फंग आप अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती हो। अब भाई पता नहीं क्यों लेकिन इस सीन को देख के मुझे पुरानी याद आ रही है। अगर तुम्हें कुछ याद आया कमेंट्स में लेके बताओ। वैसे जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इस लड़की के पास 2 तरीके के फिजिक होंगे। भले ही फिजिक वो फुल पॉइजन बॉडी की तरह यूनिक ना हो, लेकिन तब भी से काफी ज्यादा रेयर बोला जा सकता है। वैसे अगर जियान के बारे में बात करी जाए तो वो भी 2 तरीके के एट्रीब्यूट्स को पोजेस करता है, जो कि होते हैं फायर और वुड। क्योंकि अगर कोई भी एक्सपर्ट एल्केमिस्ट बनना चाहता है तो उसका वो डेफिनेटली की दुई को पोजेस करना बहुत जरूरी है। अब फॉर जियान की मेजोरिटी एट्रीब्यूट फायर के होते हैं। एक शरीर में 2 तरीके के एट्रीब्यूट्स का होना ये उस एक्सपर्ट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे दोनों में प्योरिटी नहीं रहती है। जियान के शरीर में भी जो वुडन एनर्जी है उसका काफी ज्यादा छोटा अमाउंट है। वहीं पे सामने की लड़की दोनों ही एट्रीब्यूट को कल्टिवेट ही नहीं कर पा रही है, बल्कि इसने दोनों को अच्छे से फ्यूज कर दिया है। जियान की बात को सुन के वो कलरफुल ड्रेस पहने लेडी फाइनली अपने चेहरे पे स्माइल को रिवील करती है। वो कहती है क्योंकि तुम मेरे अटैक को रिसीव कर पाए तुम भी बहुत ही पावरफुल हो। फटाक से उसका वो जेट जैसा हाथ आगे आता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती हुई बोलती है मेरा नाम फेंग यी है। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे चारों तरफ इकट्ठे हुए ऑब्जर्वर्स एकदम शॉक हो जाते हैं। इन सभी को पता होता है कि फेंगले सिटी की यंग लेडी कितनी ज्यादा एरोगेंट है। इस लड़की को इस तरीके से बर्ताव करते हुए सभी पहली बार देख रहे हैं। जियान अपने हाथ को आगे बढ़ा के हैंडशेक करके बोलता है हेलो मैं जियान हूँ। फेंगी कहती है एम्पर लेवल की सोल, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। जियान कहता है मिस फेंगी
फंगी की सोल भी कमजोर नहीं है। ये कह के दोनों अपने हाथ को साथ में रिलीज करते हैं। जियान बगल में खड़ी यूरू को देख के बोलते हैं यूरू चलो चला जाए। दोनों को जाती हुई देखो कलरफुल कपड़ों वाली बंदी बोलती है सच में ऐसे इंटरेस्टिंग लोग रोज रोज नहीं मिलते और लगता है इसकी सोल पावर मुझसे भी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन अगर तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सोल का होना काफी नहीं है। फंगी जियान की तरफ पॉइंट करके बोलती है जाओ इन्हें फॉलो करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इनके पास और कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है। इस उनके पीछे खड़ा एक बॉडीगार्ड बोलता है लेकिन मिस यहाँ पे आने से पहले मास्टर ने कहा था कि हमें इस फॉर्चून पे ध्यान देना होगा। इस गार्ड की ऐसी बात को सुन के फंगी अपनी बॉय से कोड लेती है। वो कहती है मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ जाओ उन्हें फॉलो करो। उन पहाड़ों की गहराइयों में पहुंचने के बाद जियान को एक झील दिखाई देती है। इस झील के बीच में जो आइलैंड होता है उसके ऊपर एक पतला सा पेड़ होता है। भले ही जियान उससे काफी दूरी पे हो तभी वो प्लीजेंट स्मेल उसके पास आ रही थी। यहाँ पे आने के बाद जियान और यूरू नोटिस करते हैं कि यहाँ पे लोगों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन जब जियान अपनी सेंसेस को फैलाता है वो समझ गया था कि इसका रीजन क्या है। वो कहता है यहाँ का फॉग पॉइजनस है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आने से पहले जियान कई मेडिसिन पिल्स का बंदोबस्त कर चुका था, इस वजह से जियान ने अपनी स्टोरिंग में से एक मेडिसिन पिल को बाहर निकाला था। इसे यूरू को पकड़ाने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से दोनों को ढक लेता है। दुखी कॉन्टिनेंट के इतने सारे अनुभवों ने जियान को बता दिया है कि जहाँ जहाँ पे ट्रेजर्स होते हैं वहाँ पे उसका गार्डियन भी मौजूद जरूर होगा। इस वजह से जियान बहुत ही केयरफुल था क्योंकि यूरू के लिए वो क्रिसेंट मून फ्रूट बहुत ही जरूरी होता है। जियान ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। यूरू को कुछ चीजें बताने के बाद वो सीधा स्मॉल आइलैंड की तरफ बढ़ गया था। उस झील के किनारे तक आते आते जियान के शरीर को सफेद रंग की फ्लेम से सराउंड कर लिया होता है। अपने दिमाग को एक बार शांत करके जियान ने सीधा झील में छलांग मार दी थी। उसकी हेवली फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से तुरंत उसके आसपास का पानी खोलने लगा था। कुछ और समय तक आगे बढ़ने के बाद जियान नोटिस करता है कि चारों तरफ से कुछ काले रंग की धुएं जैसी चीज उसके शरीर को अप्रोच करने लगती है। इसे ध्यान से देखने के बाद मालूम पड़ता है कि डार्क पर्पल लिक्विड के विस्प हैं। पर जैसे ही डार्क पर्पल लिक्विड जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम के कांटेक्ट में आता है लिडले की पावर इन्हें छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में जमा देती है। फिर ये सभी झील के नीचे चले गए थे। खैर एक बार ऐसा करने से परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। चारों तरफ इन पर्पल आइस स्ट्रैंड्स को देख के जियान को भी गूज बम्स आने लगते हैं। उसने भी सोचा नहीं था कि शांति से हो रही झील के अंदर एक्चुअली में ऐसा डेडली वेनम छिपा होगा। ओके सो एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अभी जियान के साथ यूरू भी होती है। जियान की हेवली फ्लेम्स के पावरफुल इफेक्ट्स को देख के यूरू की आंख एकदम ब्राइट हो गई थी, लेकिन तभी इस इमेजिनेशन को तोड़ते हुए जियान की आवाज उसके कानों में एंटर करती है। जियान कहता है हमें जल्दी करना होगा, ये वेनम बहुत ही जहरीला है। हालांकि मेरी हेवली फ्लेम की प्रोटेक्शन इसे हमारे शरीर में एंटर करने से रोकेगी, लेकिन इसमें मेरी बहुत सोल पावर खर्च हो रही है। जियान की बात को सुन के यूरू ने तुरंत ही नोट किया था। वो तुरंत ही जियान के पैरों का पीछा करते करते अपने सिर को पानी की सरफेस से बाहर निकाल के इस झील के बीचा बीच के उस छोटे से आइलैंड को देखती है। आइलैंड की सरफेस के पास आने की वजह से यूरू ने भी रिलीफ फील किया था। इस समय जियान लेक से बाहर आ चुका था। इस वजह से जब उसकी नजरें यूरू के परफेक्ट फिगर के ऊपर जाती हैं, जो कि गीले कपड़ों की वजह से और भी अच्छे से हाईलाइट हो रहा होता है, तो उसका भी कंसंट्रेशन डगमगाने लगा था। अभी जिस तरीके से यूरू के कपड़े उसके बदन से चिपके होते हैं वो इमेजिनेशन के लिए बहुत ही कम काम को छोड़ रहे थे, लेकिन जियान भी जुनर और कालिन के नाम को याद करके अपने आप को शांत कर लेता है। इस लेक से बाहर आने की वजह से वो रिलीफ फील करने ही वाला था, तभी छपक की आवाज के साथ पीछे का झील का पानी आसमान में उठता है। जब पीछे मुड़ के जियान की नजरें इस पानी के फब्बारे के ऊपर जाती है, तुरंत ही जियान की आंखें श्रिंक हो गई थी। जब सभी पानी की बूंदें वापस झील में गिर गई थी, उस जगह पे ग्रीन स्केल्स वाला जायंट स्नेक मौजूद होता है। उसका वो ट्रायंगुलर हेड बहुत ही डरावना लगता है। साथ ही जब उसकी आंखें जियान और यूरू के ऊपर जाती है, उनमें एक ऐसी फ्रोसिटी जागती है जैसे जियान ने उसकी वाइफ को चुरा लिया हो। हम उसे अपने बड़े से मुंह को खोल के जियान की तरफ फुसकारते हुए देखते हैं। खैर इससे पहले अटैक जियान से कनेक्ट हो पाता, वो इस्तेमाल करता है 3000 लाइटिंग बॉडी का। काफी करीब से इस अटैक को डॉज कर दिया जाता है। इस समय जियान की स्टोर रिंग के अंदर से गोल्डन ड्रैगन किंग की सरप्राइज से भरी आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन। इस पाइथन के अटैक में से जियान ने भी एक अजीब सी पावर सेंस करी थी। वो पूछता है मास्टर ये क्या चीज है? जिन लोग उस फ्रोशियस स्नेक को देख के बोलते हैं इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन। ये पावरफुल मैजिकल बीस्ट अपनी सोल पावर के लिए जाना जाता है। लोग इसे इसकी पावरफुल बॉडी या फिर स्ट्रेंथ की वजह से नहीं डरते, बल्कि वो डरते हैं इसके सोल अटैक से। इस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन के पास सोल पावर की एक प्रोफाउंड नॉलेज होती है। इसे सोल पावर का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट इल्यूजन का इस्तेमाल करना आता है, जिससे इसका शिकार इस तरीके से नींद में चला जाएगा कि उसके जागने की इच्छा नहीं होगी, और यही चीज इसे इतना टेरिफाइंग बनाती है। तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वीक नहीं है और तो हेवली फ्लेम्स तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट कर रही है। इस वजह से इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन तुम्हें ज्यादा हार्म नहीं कर सकता। जब भी बात होती है डार्क एट्रीब्यूट्स वाले मैजिकल बीस्ट की, तो हेवली फ्लेम का वायलेंट फैक्टर इनकी मौत होती है। जिन लोग कहते हैं तो अपने कंपेनियन को देखो, कहीं वो इल्यूजन में तो नहीं फंस गई। अच्छी बात है कि यूरू सही सलामत होती है। शायद ये जियान की हेवली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से है। वो कहता है यूरू मैं से रोक के रखता हूँ, तुम जाओ जल्दी से उस क्रेसेंट मून ग्रीन फूड को ले लो। हालांकि सामने का इल्यूजरी गोल्ड डीमन पाइथन एक 4 स्टार 2D एक्सपर्ट से कंपेरेबल है, लेकिन अब जियान ऐसी स्ट्रेंथ के सामने भी फाइट कर सकता है। ये जियान की पूरी कन्वर्सेशन बहुत ही कम समय में हुई होती है। जियान ने अपनी बात
को खत्म ही कर पाया था। तभी बैंग बैंग की आवाज के साथ उस जायंट स्नेक के कई अटैक जमीन से टकराने लगते हैं। अपने पीछे के स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से जियान ज्यादा परेशान नहीं होता। वो चारों तरफ से आ रहे इन अटैक्स को डॉज करके वो आइलैंड के करीब जाने लगता है। अभी जियान और उस आइलैंड के बीच में बस 10 मीटर का गैप रह गया था। इस चीज को गोल्डन डीमन पाइथन भी रियलाइज करता है। तुरंत ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर से वो अपने बड़े से मुंह को खोल के सीधा जियान की तरफ टूट पड़ा था। इस बीच को हमला करते हुए देख जियान के चेहरे पे रेडिक्यूल से भरी स्माइल आई थी। चुटकी हो जाती इसकी स्टोरिंग से एक लकड़ी का बोर्ड बाहर आया था। इससे पहले पानी का वेनम उसे पिघला पाता, जियान के पैरों से छू लेते हैं। हेवनली फेम की प्रोटेक्शन के साथ वो वेनम इस बोर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बिना हेस्टेट करे जियान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। एक मोमेंट के बाद वो फाइनली इस आइलैंड की सूखी जगह पे लैंड कर गया था। जब कुछ और आगे बढ़ने के बाद जियान पीछे मुड़ के देखता है, वो पाता है कि वो इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन इस आइलैंड के 10 मीटर के दायरे में एंटर करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसकी आंखों में एक डरा हुआ एक्सप्रेशन है। अभी उस पाइथन की आंखें जियान को देख के आग बोल रही थी। उसके मुंह से लगातार वो स्नेक वेनम बाहर आता है। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये जियान की टोली को जाने का बिल्कुल मौका नहीं देने वाला। भले जायंट स्नेक इस आइलैंड को गार्ड कर रहा हो, लेकिन जियान इस पे कुछ खास ध्यान नहीं देता। फाइनली पीछे मुड़कर उसे नजर जाती है स्मॉल आइलैंड की तरफ। ये आइलैंड कुछ खास बड़ा नहीं था। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े बांस के पेड़ और कुछ हरी भरी झाड़ियां होती हैं। बेसिकली जगह बहुत ही वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल लग रही थी। इस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन से छुटकारा पाने के बाद जियान यूरू के पास जाके बोलते, यूरू क्या तुम उसे कलेक्ट कर चुकी हो? सामने की क्रिस्टल क्लियर ट्री पे कई गोल गोल फलों को देख के इस समय यूरू कंफ्यूजन में फंस गई होती है, क्योंकि उसके पिता ने जो जानकारी उसे बताई थी उसके हिसाब से क्रेसेंट मून ग्रीन फूड ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक क्रेसेंट मून ट्री म्यूटेट हो चुका है? जब जियान और यूरू कॉन्टेम्पलेशन में पड़े हुए थे, एक ग्लूमी आवाज इन दोनों के कानों में एंटर करती है। वो कहता है, यहाँ तक रास्ता साफ करने के लिए धन्यवाद। इस आवाज को सुन के जियान तुरंत ही पीछे मुड़ता है। उसे पीछे एक नौजवान दिखाई दिया था। बस बात ऐसी होती है कि इसका पूरा चेहरा ग्रे हो चुका होता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बॉडी ब्लड को पोजेस नहीं करती। इस बंदे को एक डेथली ऑरा ने सराउंड करके रखा था और अभी इसके हाथ में वो सारे फ्रूट्स होते हैं। वो जियान और यूरू को देख के कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, फेयरवेल, अगर मौका मिला हम फिर मिलेंगे। भले ही जियान इस मिस्टीरियस यूथ के उस पावरफुल चिल्ली ऑरा को सेंस कर पा रहा हो, तब भी उसका हाथ अपनी रूलर की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले जियान दूसरी पार्टी के ऊपर हल्ला बोल पाता, यूरू का छोटा हाथ उसके हाथ को वहीं पर रोक लेता है। वो एक धीमी आवाज में बोलती है, उस इंसान ने जिस चीज को लिया है वो क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट्स नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है कहीं ये पेट खराब करने वाले फ्रूट्स को नहीं ले गया, जैसे उसकी पूरी फैमिली को 10 लग जाए। अब तुम सभी को कैसा लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तुम्हारा भाई भी इसमें बिजी होने वाला है, सो मोस्ट लाइकली हम 2 से 3 दिन का गैप लेंगे। आप भी तब तक इस त्योहार को एंजॉय करो। ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल श्योर नहीं है, देखते हैं अगर आने जाने में लोगों से जान बचती है तो मैं और एपिसोड को प्रिपेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, जाओ फटाफट से लाइक करो, और अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो उस रेड बटन को भी प्रेस कर देना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।